तो कहानी की शुरुआत में दो आर्मी ऑफिसर्स बैंक के पैसों को इधर उधर ले जाने के लिए काफी सारे पैसों से भरे हुए बैग्स को एक वैन में लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। पर थोड़ा दूर जाने पर सामने की रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उन्हें वैसे तो ये सब नॉर्मल ही लगता है, लेकिन अचानक से वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उन ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें शूट करके जान से मार देते हैं। इसके बाद ही कहानी वहाँ से कुछ महीने आगे फोर्टिको नाम की एक कंपनी पर आती है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक्स के पैसों को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम किया करती थी। अभी जिन ऑफिसर्स को मरते हुए दिखाया गया था वो भी इसी कंपनी में काम किया करते थे। अभी के लिए वहाँ पर एक पैट्रिक नाम का बंदा सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया होता है। वहाँ भी उन्हीं दो गार्ड्स के मरने के बाद से वैकेंसी खाली थी, पर क्योंकि दो गार्ड्स मारे गए थे इसी वजह से कोई भी गार्ड की पोस्ट पर नहीं आना चाहता था। इन्हीं सब चीजों के बारे में फोर्टिको का मैनेजर टेरी को सब बता रहा होता है, लेकिन पैट्रिक इस बात से जरा भी नहीं घबराता। इसलिए टेरी उसको अपने साथ सिक्योरिटी चीफ के पास लेकर जाता है, जिसने पैट्रिक के पास उसका गन लाइसेंस देख लिया था। इसलिए वो उसको कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के बारे में बताता है, जिसमें उसके फिटनेस टेस्ट से लेकर शूटिंग टेस्ट भी शामिल था। और शूटिंग टेस्ट में उसको 70% का स्कोर करना था। इसलिए तब पैट्रिक मान जाता है और वो बहुत ज्यादा आराम से अपने फिटनेस और शूटिंग दोनों ही टेस्ट को पास कर लेता है। अब उसको जॉब मिलने के बाद कुछ टाइम बीत जाता है और क्योंकि सच में पैट्रिक काफी ज्यादा काबिल था, इसलिए उसको कंपनी की तरफ से एक गन मिलती है। और बाद में उसको भी पैसों को इधर से उधर लेकर जाने के काम पर लगा दिया गया। फर्स्ट टाइम में उसको डेव और उसके एक दूसरे साथी के साथ मनी को पहुंचाने का काम दिया गया था। और रास्ते में डेव उससे बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है और वो बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो पैट्रिक का सीनियर है। लेकिन पैट्रिक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन आज का काम बहुत मजे और प्यार से खत्म करने के बाद वो शाम में ऑफिस में अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए गया। लेकिन अटेंडेंस बोर्ड के पास जाते हुए वो अचानक से रुककर उस अटेंडेंस बोर्ड को गुस्से में घूरने लगा। अब उसने ऐसा क्या देखा था इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बात तो क्लियर हो गई थी कि असल में पैट्रिक वहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि किसी बहुत ही खास रीजन की वजह से आया है। अब अंदर जाने पर पैट्रिक से ऑफिस का एक ही बंदा बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिक किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए वो उस बंदे को उससे दूर रहने के लिए कहता है। अब अगले दिन पैट्रिक को डेव और डेव के एक दूसरे साथी बुलेट के साथ एक क्रूज शिप के पास भेजा गया, जहां जाकर उन्हें वहां के कैसीनो में पैसे देने थे। तब बुलेट ने डिसाइड किया कि पहले वो खुद अंदर जाकर चेक करेगा कि अंदर सब सही है या नहीं, और डेव और पैट्रिक बाहर रहकर ही रेडियो से सब सुनेंगे। इसलिए तब बुलेट अंदर जाता है और बाहर से डेव और पैट्रिक सब सुन रहे होते हैं। पर अचानक से उन्हें समझ आया कि बुलेट को अंदर मौजूद लोगों ने पकड़ लिया है और उसको छोड़ने के बदले में वो लोग उनसे उनके ट्रक में मौजूद सारे पैसे चाहते थे, और अगर वो लोग उनको पैसे नहीं देते वो रोबर्ट्स बुलेट को जान से मार देते। ये जानने के बाद तो डेव काफी ज्यादा पैनिक करने लगा, पर पैट्रिक काफी ज्यादा शांत लग रहा था। वो अभी के लिए डेव से वही करने को कहता है जो रॉबर्ट्स ने उससे करने को कहा। तब डेव इस बात पर पैट्रिक पर भड़कता तो है, पर क्योंकि अभी उसके पास कोई और रास्ता नहीं था इस वजह से वो पैट्रिक की बात को मान लेता है। वो लोग रॉबर्ट्स की बताई गई लोकेशन पर जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी ही देर में रॉबर्ट्स की एक कार आई और रॉबर्ट्स ने पैट्रिक से सारे पैसे उसमें डालने को कहा। उस टाइम पर एक आदमी ने बुलेट को गन पॉइंट पर ले रखा था ताकि पैट्रिक कोई चालाकी करने की कोशिश न करे, पर पैट्रिक तब एक बैग को जानबूझकर नीचे की तरफ फेंक देता है। और बाद में जब एक रॉबर उसको उठाने की कोशिश करता है तो तुरंत ही पैट्रिक अपनी गन निकालकर एक एक करके सबको शूट करने लगा। उसका निशाना एकदम परफेक्ट था और उसने एक एक करके उन सभी रॉबर्स को जान से मार दिया। इसके बारे में बात करने के लिए अगले दिन ही टेरी उसको अपने ऑफिस में बुलाता है। उस समय वहाँ पर दो FBI एजेंट्स भी मौजूद थे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि अकेले पैट्रिक ने उन 6 रॉबर्स को कैसे जान से मार दिया, और उसको एक खरोंच भी नहीं आई। तब वो FBI एजेंट्स उसको उस टाइम का CCTV फुटेज भी दिखाते हैं, जब उस कंपनी के 2 सिक्योरिटी एजेंट्स को जान से मारकर कुछ रॉबर्ट्स ने चोरी कर ली थी। और तभी ये बात सामने आती है कि असल में उस दिन रॉबर्ट्स ने सिर्फ 2 गार्ड्स को नहीं मारा था, बल्कि उनके साथ साथ एक सिविलियन भी मारा गया था। और उस फुटेज को देखने के बाद पैट्रिक के चेहरे के रिएक्शंस अजीब तरह से चेंज होने लगे, लेकिन फिलहाल वो जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है और बाद में वो FBI एजेंट वहाँ से चले जाते हैं। तभी पैट्रिक को टेरी 1 महीने के लिए डेस्क जॉब करने की सलाह देता है, क्योंकि हो सकता है कि वो उन रॉबर्ट्स को जान से मारने के बाद डिप्रेस्ड हो गया हो। लेकिन ये बात सुनकर पैट्रिक उल्टा उस पर ही भड़क गया। इसलिए तब फोर्टिको का ओनर खुद ही वहाँ पर आकर पैट्रिक को शाबाशी देता है और डिसाइड करता है कि उसको डेस्क जॉब पर नहीं बल्कि फील्ड जॉब पर ही रखा जाएगा। वहीं वो दोनों FBI एजेंट्स अपनी कार में जाने के बाद तुरंत ही अपने सीनियर को कॉल करते हैं। उनके हिसाब से पैट्रिक एक तरह से काफी ज्यादा वांटेड आदमी था और उसकी तलाश पिछले 25 साल से करी जा रही थी। ये बात जानने के बाद उनका सीनियर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, पर वो अपने ऑफिसर्स को पैट्रिक के रास्ते में न आने की सलाह देता है, क्योंकि
क्योंकि सीनियर को ये बात तो समझ आ गई थी कि पैट्रिक फोर्टिको में पैसे के लिए तो नहीं गया है, उसका कुछ तो बहुत बड़ा प्लान है जिसके बीच में अगर वो लोग गए तो पैट्रिक उन्हें जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अब रात में जब पैट्रिक अपने घर में होता है तब उसके पास एक औरत आती है जो असल में एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी और उसने पैट्रिक के कहने पर उसके ऑफिस में मौजूद हर एक इंसान के बारे में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी निकाल दी थी। साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशंस में कहानी के शुरू में मरने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी होती हैं। पैट्रिक तब उन सब चीजों को ध्यान से देख रहा था तब उसका ध्यान डैना नाम की एक औरत पर गया। अब पैट्रिक को फोर्टिको में काम करते हुए लगभग 3 महीने हो गए थे पर अब तक किसी को भी पता नहीं था कि असल में पैट्रिक वहाँ पर क्यों गया है। एक दिन जब वो बुलेट के साथ अपने काम के लिए जा रहा था तब फिर से उनकी वैन के ऊपर कुछ रोबर्ट्स ने हमला किया जिन्होंने उनकी वैन के ग्लासेस पर ब्लैक पेंट करके वैन में स्मोक ग्रेनेड डाल दिया था। तब बुलेट की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो हंसते हुए बाहर जमीन पर गिर गया, लेकिन पैट्रिक को तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपने रुमाल को फेस पर लगाकर बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही उन रोबर्ट्स में मौजूद एक आदमी पैट्रिक की शक्ल देखता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ गए। वो पैट्रिक को देखकर इतना ज्यादा डर गया कि वो वैन को बिना लूटे ही चुपचाप अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग खड़ा होता है। बुलेट खुद भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि असल में पैट्रिक है कौन, इसलिए वो डेव से पैट्रिक के बारे में पता करने के लिए कहता है। वहीं पैट्रिक जो भी करने के लिए आया था उसके लिए वो काफी ज्यादा क्लियर होता है, इसलिए वो अभी के लिए डैना को जैसे तैसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और एक दिन उसके घर में उसके साथ इंटीमेट होने के बाद वो डैना के रात में उठने पर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। डैना के घर में डैना ने काफी सारा कैश छुपा कर रखा था और पैट्रिक को शक था कि शायद डैना भी उन्हीं चोरी करने वाले लोगों में से एक है, पर डैना उसको बताती है कि वो पैसे उसने बेशक से चोरी करके कमाए थे पर वो उसके एक ही क्लाइंट के पैसे थे, ना कि फोर्टिको या किसी और कंपनी के। पैट्रिक जानता था कि जिस तरह से उसने डैना के सामने खुद को पेश करा था डैना उसको झूठ बोल ही नहीं सकती, इसलिए वो भी बस डैना से उसका मुंह बंद रखने को कहता है और इतना कहकर वहाँ से निकल गया। इसके साथ ये कहानी वहाँ से 5 महीने पहले आती है जहाँ पर पैट्रिक, जो असल में एच नाम का एक बहुत ही बड़ा माफिया है, वो अपने बेटे डॉफी के साथ अपने आलीशान घर में होता है। डॉफी को एच के काम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था और एच भी उसको गलत कामों से दूर ही रखना चाहता था, पर एच का काम भी उन्हीं चोरों जैसा है। उसके साथ ही फोर्टिको और उसके जैसे बाकी कंपनीज की मनी वेंस पर अटैक करके उसमें से पैसे चुराते थे और उसके अलावा भी उनके और काफी बड़े बिजनेस थे। और आज फिलहाल एच को डॉफी के साथ घूमने के लिए जाना था, पर तभी एच के पास उसके एक साथी माइक का कॉल आता है जो उसको एक जगह पर जाने को कहता है क्योंकि वहाँ से जल्दी ही फोर्टिको का एक ट्रक गुजरने वाला था और माइक को बस ये बात जाननी थी कि वो ट्रक कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे तो ये सारे काम पूरी तरह से ऑटोमेशन पर थे, पर आज माइक के एक साथी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उसने एच से मदद मांगी थी। शुरू में तो एच ये काम करने के लिए मना करता है, पर माइक के बार बार कहने पर वो इस काम को करने के लिए मान गया। और माइक असल में वही बंदा था जो अभी थोड़ी देर पहले पैट्रिक यानी एच की शक्ल को देखकर अपने साथियों के साथ भाग खड़ा हुआ था। अभी वो डॉफी को बहाने से अपने साथ उस रोड पर ले जाता है जहाँ से वो वैन गुजरने वाली थी, और क्योंकि पास में ही एक फूड ट्रक खड़ा हुआ था इसलिए एच खाना लेने के बहाने कार को साइड में ही खड़ा करके डॉफी को उसमें ही रहने को कहता है। और अब ट्रक के गुजरते ही उसने माइक को कॉल करके ट्रक की लोकेशन बता दी थी, लेकिन ट्रक मुड़कर जैसे ही थोड़ा आगे गया था तभी अचानक से उसको काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स घेर लेते हैं जो असल में रोबर्ट्स थे और उन्होंने एक एक करके वैन में मौजूद दोनों गार्ड्स को जान से मार दिया था। लेकिन ये लोग माइक के लोग नहीं थे। वहीं पास में एच की कार भी खड़ी हुई थी जिसमें डॉफी को देखकर एक रोबर उसके पास जाकर उसको बाहर आने को कहता है। डॉफी तब बाहर आने से पहले एच को कॉल करता है, लेकिन एच माइक के साथ बिजी होने के कारण कॉल नहीं उठा पाता। तब डॉफी के बाहर जाने पर रोबर उसको जमीन पर उल्टा लेटने को कहते हैं, लेकिन तभी डॉफी की नजर धोखे से एक रोबर के फेस पर पड़ जाती है जिससे रोबर्स के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी, इसलिए तब वो रोबर खुद ही वहाँ पर आकर डॉफी को शूट करके जान से मार देते हैं। तब तक एच भी वहाँ पर भागते हुए आने लगा था और जैसे उन रोबर ने देखा कि एच उनकी तरफ आ रहा है तब वो उस पर भी काफी ज्यादा शूट करने लग गए, जिससे एच भी जमीन पर लेट गया। और अब सीधा 2 हफ्ते बाद जब एच को हॉस्पिटल में होश आया तब उसको पता चलता है कि डॉफी की मौत हो चुकी है, जो जानकर वो पूरी तरह से टूट गया था। यहाँ तक कि एच की वाइफ भी अब उसको डॉफी की मौत का जिम्मेवार मानती थी और उसने भी एच को काफी ज्यादा बुरा भला कहने के बाद उससे डिवोर्स ले लिया था, जिससे एच और ज्यादा टूट जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी भी हाल में उन लोगों से डॉफी की मौत का बदला जरूर लेगा, जिसके लिए वो सबसे पहले FBI के सीनियर ऑफिसर किंग से जाकर मिलता है और उससे आसपास में मौजूद सभी इसी तरह के काम करने वाले लोगों के बारे में पता करता है। किंग भी एच की मदद करने के लिए मान गया था, लेकिन जो नाम भी उसने दिए थे उन लोगों को पकड़कर काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी एच को उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता जिन्होंने सच में उसके बेटे की जान ली थी। और क्योंकि अब एच के पास खुद से ही फोर्टिको कंपनी में जाकर लीड लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो खुद ही क्रिस्टी नाम की एक औरत से पैट्रिक हिल नाम की एक फेक आईडी और डॉक्यूमेंट्स बनवाता है और फोर्टिको कंपनी में सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए अप्लाई करके वहाँ जॉब ले लेता है। और क्रिस्टी भी कोई और नहीं बल्कि वही प्राइवेट डिटेक्टिव थी जिसने पैट्रिक यानी एच को उसके ऑफिस के सारे बंदों का पूरा डाटा दिया था। उस समय तक ऑफिस में काम करते हुए एच को ये बात समझ आ
गई थी कि असल में कंपनी का ही कोई बंदा है जो उन रॉबर्स के साथ मिला हुआ था। इसलिए पहले एच को जब डैना के ऊपर शक हुआ था तो उसने डैना से सब जानने की कोशिश की, पर डैना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं वो सारे चोर जिन्होंने असल में वो पैसे चुराए थे और टॉफी की जान भी ली थी, उनकी टीम का नाम जैक्सन ब्रदर्स होता है और उनके लीडर का नाम जैक्सन था। उसी टीम में जीन नाम का एक बंदा था जिसने ही टॉफी को जान से मार दिया था। और तभी पता चलता है कि उस टीम में मौजूद सारे लोग असल में पहले मिलिट्री में हुआ करते थे, पर बाद में उन्होंने मिलिट्री को छोड़ दिया था और गलत तरह से चोरियां करके पैसा कमा रहे थे। 5 महीने पहले जो उन्होंने चोरी करी होती है उसके पैसे उनके पास अभी तक खत्म हो गए थे और वो चाहते थे कि वो एक और चोरी करें। जैक्सन भी इसके लिए तैयार तो था, पर क्योंकि पिछली बार जीन ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था और टॉफी समेत 2 गार्ड्स को जान से मार दिया था, इसी वजह से उन्हें इस बार काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी, क्योंकि पहले से ही पुलिस अभी भी उनकी तलाश कर रही थी और इस बार उन्हें सीधा $150 मिलियन पर हाथ मारना था। असल में अगले दिन ब्लैक फ्राइडे था जिसको उनकी सिटी के लोग एज अ सेलिब्रेशन डे के रूप में मनाते थे और उस दिन फोर्टिको कंपनी में $150 मिलियन से ज्यादा का कैश होता है। और इस बार जैक्सन का प्लान फोर्टिको के डेपो में जाकर सीधा उसी पैसे पर हाथ साफ करने का था, क्योंकि अगर एक बार वो इतने सारे पैसे को चुरा लेता है तो उन्हें पूरी जिंदगी काम करने या चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तब बाकी सारे लोग भी इस मिशन के लिए मान जाते हैं। अब अगले दिन जब एच और साथ ही बुलेट जब नॉर्मली अपने काम पर जा रहे होते हैं तो अचानक से बुलेट एच के सामने एक बात रिवील करता है कि असल में वो वही बंदा था जिसने जैक्सन ब्रदर्स को वैन में पैसे होने के बारे में बताया था और उसकी वजह से ही उन्हें फोर्टिको के अंदर की हर खबर का पता रहता था। एच को तब ये बात समझ आ जाती है कि 5 महीने पहले भी उसके बेटे की मौत कहीं न कहीं बुलेट की वजह से हुई थी। इसलिए वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बुलेट उसको शांत करते हुए बताता है कि उसने पहले ही उसकी गन से सारी गोलियां निकाल दी थी। इसके तुरंत बाद ही बुलेट ने आज के प्लान के बारे में भी एच को सब बता दिया था कि आज भी जैक्सन ब्रदर्स उनके डेपो में जाकर पैसे चुराने वाले हैं और अगर अब एच अपनी जान बचाना चाहता है तो बस वो चुपचाप उसके साथ कोऑपरेट करे, जिसके बदले में उसको भी कुछ पैसे मिल जाते। अब क्योंकि एच के पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए वो अभी शांत रहता है। तब बुलेट वैन के कैमरास और नेविगेशन सिस्टम को ऑफ करके सीधा वैन को जैक्सन ब्रदर्स के अड्डे पर ले गया, जहां जैक्सन समेत पूरे के पूरे टीम मेंबर्स उस वैन के पीछे वाले कंटेनर में बैठ जाते हैं। लेकिन चढ़ने से पहले एक बंदे ने एच को मामूली इंसान समझकर उसको चांटा मार दिया। खैर अभी एच उसको कुछ नहीं कहता और बुलेट भी वैन को फोर्टिको के डेपो में लेकर जाने लगता है। वहां जाते ही उन्होंने एच और बुलेट के नाम पर बाकी लोगों को भी होस्टेज बनाना चालू कर दिया। बुलेट वहां ऐसा दिखा रहा था जैसा उसको भी उन लोगों ने होस्टेज बनाकर ही ये काम करवाया हो, ताकि उसके पर कोई भी शक न करे। इसके तुरंत बाद ही जैक्सन ब्रदर्स की टीम के बाकी लोगों ने जाकर एच को एक रूम में बांधकर फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें एच के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और सच में एच कभी भी उनमें से किसी की भी खोपड़ी तोड़ सकता था। बाद में वो लोग बुलेट को लेकर बाकी गार्ड्स के पास गए और उनसे वॉल्ट ओपन करने के लिए कहने लगे। बुलेट भी बाकी सबको डराने के लिए कह रहा था कि उन्हें रॉबर्ट्स की बात मान लेनी चाहिए वरना वो लोग उसको जान से मार देंगे। लेकिन अभी अंदर बैठे गार्ड में से एक बंदा चालाकी करता है और SOS बटन दबा देता है, जिससे अब थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आने वाली थी और पुलिस वालों के वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर जल्दी ही स्वेट वाले भी आ जाते। इसलिए अब जैक्सन और उसके साथियों को जल्दी से वहाँ से पैसे लेकर निकलना था। तब बाकी गार्ड्स उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और जैक्सन और बाकी गार्ड्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने लगी। उन लोगों ने तब काफी सारे गार्ड्स को जान से मार दिया था, पर क्योंकि जैक्सन की टीम ने काफी हाईटेक बुलेट प्रूफ सूट्स पहन रखे थे, इस वजह से उनके ऊपर गार्ड्स के हमले का कोई खास असर नहीं पड़ता और उनका बस एक ही साथी था जो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। खैर अभी के लिए जैक्सन और उसके साथी जल्दी से बॉम्ब की मदद से वोल्ट के गेट को तोड़ते हैं और अंदर जाकर जल्दी से पैसे भरने लगते हैं। वहीं किस्मत से अभी उनमें से ही एक रोबर धोखे से एच के पास से गुजरने लगता है और जैसे ही अब एच को मौका मिला उसने तुरंत ही उसकी एक गन निकालकर उसके पैर में शूट कर दिया और बाद में एक नाइफ से उसको जान से मारने के बाद फ्री होकर सबसे पहले तो वो उसी मरे हुए आदमी के कपड़ों को पहनता है और बाद में सबसे पहले टेरी और डेप को फ्री करवाता है। इसके तुरंत बाद वो वहाँ से बाहर निकलकर दूसरे रोबर के ऊपर टूट पड़ा और उसे भी बहुत आराम से उसने मौत की नींद सुला दिया था। उसी वक्त वो एक बैग के अंदर एक फोन को भी डाल देता है ताकि बाद में वो उन बैग्स को आसानी से ढूंढ सके, जिसके बाद वो एक एक करके बाकी लोगों के पास भी जाता है और जैक्सन की लगभग टीम को खत्म कर देता है। वहीं बुलेट भी इस बात को समझ गया था कि ऐसे तो जैक्सन की टीम नहीं जीतने वाली, इसलिए वो अभी डैना के पास जाकर उससे गन लेता है। पर जैसे ही डैना उसको गन देती है वैसे ही वो सबसे पहले डैना और उसके साथ मौजूद दूसरे बंदों को जान से मार देता है, क्योंकि वो लोग भी जैक्सन की टीम के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। उतने में टेरी और डेव भी वहाँ से निकल जाते हैं और अब जैक्सन की टीम में बस जैक्सन और जेन ही जिंदा बचे होते हैं। इसलिए एच तब जेन के ऊपर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय पर बुलेट एच के ऊपर काफी बार फायर करता है और उसको बहुत बुरी तरह से घायल करके जैक्सन और जेन के साथ एक वैन में बैठकर पैसे लेकर वहाँ से निकल गया। जैक्सन की हालत भी अभी काफी ज्यादा खराब थी और
और फिलहाल पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच गए थे तब वो उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे तैसे वो लोग वहाँ से निकलकर अपने एक सेफ प्लेस पर आ गए थे। लेकिन अभी जैक्सन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब जैक्सन जेन को जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इस बार का प्लान भी उसकी जल्दबाजी की वजह से ही बिगड़ा था। लेकिन जेन इस बात को समझ गया था और उसने तुरंत ही जैक्सन के गले को काट कर उसको ही जान से मार दिया। मतलब कि अब आगे जो पैसा उन्होंने चुराया था वो बस जेन और बुलेट में ही बटने वाला था। इसलिए वो दोनों ही थोड़ा सा खुश होते हैं और दो क्वाइट बाइक्स की मदद से एक सीवर टनल से होते हुए एक दूसरी कार के पास जाने लगे, जो पहले ही उन्होंने बचने के लिए टनल के एक दूसरे पॉइंट पर खड़ी करी हुई थी। लेकिन कार के पास पहुंचने पर बुलेट और जेन दोनों के ही रिएक्शन से समझ आता है कि दोनों के मन में ही और ज्यादा लालच आ गया और दोनों ही एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। और जेन यहाँ पर भी जीत जाता है और जल्दी ही अपनी गन से बुलेट को शूट करके जान से मार देता है, जिसके बाद आराम से वो पैसे के बैग्स लेकर कार में बैठते हुए वहाँ से निकल गया। और अब शाम में वो अपने एक सेफ प्लेस पर छुपा हुआ था, जहाँ के बाथरूम से जब वो नहा कर आता है तब उसको किसी फोन रिंगिंग की आवाज सुनाई दी। शुरू में तो उसको समझ नहीं आता कि वो फोन कहाँ पर है, लेकिन जैसे ही वो बैग को देखता है तो उसमें उसको एच का छुपाया हुआ फोन दिखाई दिया और अभी तक एच खुद भी उसके रूम में ही मौजूद था, जिसको देखने के बाद तो जेन की फट के 64 हो गई थी। वो डरते हुए एच को चुराए गए पैसे में से हिस्सा देने की कोशिश करता है, पर एच उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसकी तरफ अपने बेटे की ऑटोप्सी रिपोर्ट फेंकता है, जिससे पता चल रहा था कि असल में उसके बेटे को 4 गोलियां लगी थीं, जिसने उसके इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था और उसी वजह से उसके बेटे की जान गई थी। जेन भी तब इस बात को समझ गया था कि अब उसका बचने का कोई रास्ता नहीं है और तब एच भी उसके उसी ऑर्गन्स पर गोली मारता है जिस पर जेन ने टॉफी के गोली चलाई थी, जिससे मौके पर ही अब जेन की भी मौत हो जाती है। और तब एच तुरंत ही वहाँ से निकल गया। बाहर किंग खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था, पर वो एच को कुछ भी नहीं कहता और अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद पैसे की खबर अपने डिपार्टमेंट में दे देता है, जिससे आगे चलकर उसको भी बड़ा प्रमोशन मिला और शायद वो इस पोस्ट पर भी एच की वजह से ही पहुंचा होगा। और यही रीजन भी रहा होगा कि उसने शुरू से लेकर अब तक एच को पकड़ने की कोशिश नहीं की। खैर एच का भी एक साथी बाहर कार में उसका वेट कर रहा था और इसलिए एच भी चुपचाप अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों ये कहानी इसी के साथ यहीं पर खत्म होती है। कमेंट करके बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।